नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने पिछले वीडियो जिसके अंतर्गत हमने जल के बारे में पढ़ा था, आज हम पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत तापमान के बारे में अध्ययन करेंगे। तापमान तापमान की हम बात करें तो वास्तव में जो तापक्रम है वह ऊष्मा या गर्मी की अभिव्यक्ति है, या फिर हम ऐसे कहें कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य की किरणों से है जो ये ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति पर यह तापक्रम तथा विभिन्न ऋतुओं व दिन रात के तापक्रम के अंतर के द्वारा वनस्पति किस प्रकार से प्रभावित होती है, इसके बारे में हम इसी वीडियो के अंतर्गत है जो अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि किसी भी स्थान पर वायुमंडलीय तापमान में दिन और रात में अंतर पाया जाता है, साथ ही साथ ऋतुओं के अनुसार भी उसमें परिवर्तन होता रहता है। विशेषकर अगर हम देखें तो मरुस्थलीय स्थानों पर दिन तथा रात के तापमान में काफी अंतर देखने को मिलता है। ताप का प्रभाव पौधों की संरचना, उनकी जैविक क्रियाएं तथा उनके भौगोलिक वितरण पर दृष्टिगोचर होता है। तापक्रम किस प्रकार से वनस्पति को प्रभावित करता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि तापक्रम की अलग अलग श्रेणी दी रखी है। यानी इकोलॉजिस्ट ने तापक्रम अनुकूलन के आधार पर संपूर्ण वर्ल्ड की वेजिटेशन को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है, जिसके अंतर्गत प्रथम श्रेणी में आप देख रहे हैं उच्च तापीय वनस्पति। तो ये जो उच्च तापीय यानी तापक्रम श्रेणी की जो वनस्पति है, यह भूमध्य रेखीय एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इस प्रकार के क्षेत्रों के अंतर्गत पूरे वर्ष भर उच्च तापक्रम पाया जाता है। और जो यहाँ वनस्पति होती है वह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अर्थात उच्च उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रकार की होती है। नेक्स्ट जो श्रेणी है वो है मध्यतापी, यानी ये ऐसे भौगोलिक क्षेत्र है जहां वर्ष में उच्च एवं न्यून तापक्रम एक दूसरे के बाद एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, और सामान्यतः ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहलाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उच्च एवं शरद ऋतु में न्यून तापक्रम यहाँ देखने को मिलता है, और इस प्रकार के क्षेत्रों के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो तापक्रम की श्रेणी है वो है न्यून तापी। ये वे क्षेत्र है जहां पर कम तापमान पाया जाता है, जैसे शीत कटिबंधीय एवं अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है
वहां पर है जो बहुत ही कम तापमान पाया जाता है। और ऐसे न्यून तापक्रम वाले स्थानों पर मिक्स्ड कोनिफेरस फॉरेस्ट मिश्रित शंकुधारी वनों के प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। और अगली जो श्रेणी है, अंतिम श्रेणी, उसके अंतर्गत हम देखते हैं अति न्यून तापी। तो इन अति न्यून तापी क्षेत्रों के अंतर्गत हमारे ध्रुवीय प्रदेश आते हैं, जो अल्पाइन क्षेत्र वगैरह है वो। इन भागों में पूरे वर्ष अत्यधिक न्यून तापक्रम पाया जाता है। अतः ऐसे भागों में हमें है जो एल्पाइन प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर तापक्रम भौगोलिक स्थितियों में विभिन्नता के साथ साथ वनस्पति के वितरण को प्रभावित करता है। और हमें अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है, जो वहां के वातावरण में उस तापमान के साथ में अनुकूलित होती है। अब हम देखते हैं कि तापक्रम का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी तापक्रम पौधों को कैसे प्रभावित करता है। उनकी जीवन के अंतर्गत संपन्न होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले है वो है तापक्रम का एंजाइम की सक्रियता पर प्रभाव। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर संपन्न होने वाली उपापचयी क्रियाएं जो उनकी कोशिकाओं के अंतर्गत संपन्न होती है, सभी उपापचयी क्रियाएं एंजाइम्स के द्वारा उत्प्रेरित होती है। और हम सभी जानते हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए अधिक तापमान की स्थिति एवं न्यून तापमान दोनों ही स्थिति में ये प्रोटीन प्रभावित होते हैं। इसलिए इन कोशिकाओं के अंदर संपन्न होने वाली उपापचयी क्रियाएं भी प्रभावित होती है। क्योंकि एंजाइम्स एक निश्चित तापक्रम परास में ही क्रिया करते हैं, उससे अधिक और उससे कम तापक्रम पर वो निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात उनकी जो प्रोटीन प्रकृति होती है वो विकृत होने लगती है। नेक्स्ट है वाष्प उत्सर्जन दर में परिवर्तन। तापक्रम का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो हम वायुमंडलीय आर्द्रता पर देख सकते हैं। अधिक तापमान होगा तो वायुमंडल में आर्द्रता में कमी आएगी, और कम तापक्रम पर वायुमंडल में हमें अधिक आर्द्रता देखने को मिलती है। वायुमंडलीय आर्द्रता की मात्रा पौधों में होने वाली वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को सर्वाधिक प्रभावित करती है। अधिक आर्द्रता की कंडीशन में वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी आती है, जबकि तापमान बढ़ने पर वायुमंडल में आर्द्रता कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर का पादपों के अंतर्गत रसारोहण से सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की दर अगर अधिक होगी तो रसारोहण की दर भी अधिक होगी। नेक्स्ट है अवशोषण क्षमता पर प्रभाव। एब्जॉर्प्शन यानी जड़ों द्वारा जमीन से खनिज एवं जल का अवशोषण जो होता है, उस अवशोषण की दर पर भी तापमान का प्रभाव होता है।
जड़ों के द्वारा जो सर्वाधिक जल अवशोषण की दर होती है वो होती है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इसलिए अगर 20 डिग्री सेल्सियस से कम और 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक मृदा का तापमान होगा तो उस कंडीशन में अवशोषण की दर में कमी आ जाती है। और यदि तापक्रम बहुत अधिक कम अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास हो जाए तो सामान्यतः अवशोषण रुक जाता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिम बिंदु के पास पहुंचने पर जल की जो विस्कोसिटी है, श्यानता है, उसमें बदलाव आने से वह है जो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस कंडीशन में वह भौतिक रूप से उपस्थित होते हुए भी कार्यकीय रूप से अवशोषण के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए जड़ें इस अवस्था में जल का अवशोषण नहीं कर पाती है। और इसी कारण हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल दृष्टि से जो बर्फीले स्थान है वो कार्यकीय रूप से शुष्क होते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रभाव। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सामान्यतः 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की परास में उचित रहता है। वैसे सामान्यतः 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही प्रकाश संश्लेषण की दर जो स्टार्ट हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जो 5 डिग्री सेल्सियस पर प्रारंभ हो जाती है तथा प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि के साथ ही इसकी वृद्धि भी दुगुनी हो जाती है, जिसे हम Q10 = 2 कहते हैं। और ये जो तापक्रम में प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर प्रकाश संश्लेषण की दर दुगुनी हो रही है, ये 40 डिग्री सेल्सियस तक बरकरार रहती है। और इसके बाद में प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि दर में गिरावट महसूस होती है। और ये गिरावट क्यों महसूस होती है, ये हम ऊपर वाले हेडिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। एंजाइम सक्रियता पर प्रभाव, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर में भाग लेने वाले एंजाइम्स उच्च तापमान पर विकृत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आती है। अगला जो है वह है शोषण दर पर प्रभाव। शोषण क्रिया पर तापक्रम का प्रभाव 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच देखा जाता है। और सेम वही जो हमने ऊपर अध्ययन किया है कि 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर शोषण क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम विकृत हो जाते हैं, इसके फलस्वरूप शोषण की दर में गिरावट आती है। वहीं दूसरी ओर अगर निम्न तापक्रम की बात करें तो उस कंडीशन में भी शोषण की दर में अत्यधिक कमी हो जाती है, क्योंकि कम तापमान पर भी एंजाइम्स है जो विकृत हो जाते हैं। वान डे हॉफ के अनुसार यदि अन्य सभी कारक अनुकूल हो तो अनुकूलतम तापमान से भी 10 डिग्री सेल्सियस अधिक की बढ़ोतरी कर देने पर भी शोषण की दर है जो दुगुनी हो जाती है। अगला जो मुख्य प्रभाव है वो है वसंतीकरण। वसंतीकरण एक पौधों के अंदर शीत उपचारित पुष्पन प्रेरित करने की अभिक्रिया है, जिसको हम वसंतीकरण के नाम से जानते हैं। विभिन्न पौधों में निश्चित अवधि के लिए निश्चित ताप की उपलब्धता ही उनके अंदर पुष्पन को प्रेरित करती है। कई बार हमने देखा है कि अगर बीजों को बुआई से पूर्व एक निश्चित तापक्रम पर अगर उनको ट्रीटमेंट दिया जाए तो ऐसे
बीजों से उगने वाले पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया सामान्यतः जल्दी या समय से पहले है जो शुरू हो जाती है। इस वसंतीकरण की परिघटना की खोज एक रूसी वनस्पति शास्त्री लाइसेंको द्वारा 1920 में की गई और उन्होंने ये माना, अध्ययन किया कि धान्य पौधे जो होते हैं उनकी कुछ प्रजातियों में है जो वसंतीकरण का प्रभाव देखा गया, जो कि बीजों के अनुकूलन के लिए है जो अधिक महत्वपूर्ण पाया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पौधों के लिए वसंतीकरण पुष्पन की क्रिया को बहुत अधिक प्रभाव डालता है। तो वसंतीकरण एक प्रकार से देखा जाए तो तापक्रम का ही पुष्पन की प्रक्रिया पर प्रभाव है। गति तापमान के उद्दीपन के परिणाम स्वरूप विभिन्न पौधों में अनेक प्रकार की गतियां हैं जो हमें देखने को मिलती है। जैसे क्लेमाइडोमोनास में तापमान के प्रभाव से कशेरुकियों की क्रियाशीलता द्वारा गति, ट्यूलिप एवं क्रोकस में उपयुक्त तापक्रम पर पुष्पों के दलपत्रों का खुलना एवं बंद होना, जिसे हम थर्मोनेस्टी कहते हैं, तो इत्यादि प्रकार की जो गतियां हैं ये सभी है जो तापमान प्रेरित गतियां हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं काई कलिका को खुलना, पत्तियों का सिमटना और खुलना आदि सभी गतियां हैं जो हमें तापमान प्रेरित प्रक्रियाएं दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है तापमान के प्रभाव के अंतर्गत हम देखते हैं वो है खनिज अवशोषण। पौधे सक्रिय अवशोषण की प्रक्रिया के माध्यम से आवश्यक खनिज पदार्थों का मृदा से अवशोषण करते हैं। सक्रिय अवशोषण के अंतर्गत ऊर्जा प्रयुक्त होती है और इस प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा मृदा के तापक्रम पर निर्भर करती है। यदि लंबे समय तक कम तापक्रम होता है तो कम मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध होती है तथा सक्रिय अवशोषण नहीं हो सकने के कारण ऐसे पौधों में खनिज तत्वों की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वनस्पति के वितरण पर प्रभाव कि किस प्रकार से है जो तापक्रम इस पृथ्वी के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वनस्पति के वितरण को प्रभावित करता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर यानी भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री रेखा है वहां से लेकर के जब हम ध्रुवों की ओर चलते हैं यानी उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिण ध्रुव की ओर, और पर्वतों की विभिन्न ऊंचाइयों पर जो वनस्पति का स्वरूप है वह तापमान के द्वारा प्रभावित होता है। यहां पर आप दोनों कंडीशन देख रहे हैं, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर और पर्वत की ऊंचाई पर पाए जाने वाले विभिन्न वानस्पतिक स्तर। तो यहां पर आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ और भूगर्भ सतह से पहाड़ की ऊंची चोटी तक, अगर हम वनस्पति के स्थिरीकरण की बात देखें तो हमें दोनों ही कंडीशन में
यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ और पहाड़ की तलहटी से लेकर के उसकी ऊंचाई तक एक ही प्रकार का वानस्पतिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। ज्यों ज्यों आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो भूमध्य रेखा के आसपास हमें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आप देखोगे तो आपको डेजर्ट ग्रासलैंड, उसके बाद में आगे चलते जाओगे तो आपको डेसिड्यूज फॉरेस्ट, और उसके बाद में कॉनिफरस फॉरेस्ट, फिर बाद में आपको मार्श, लाइकेन, और लास्ट में है जो कोई किसी प्रकार की वनस्पति नहीं, और आपको एकदम बर्फ ही बर्फ नजर आती है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में हमें अत्यधिक वनस्पति देखने को मिलती है। वही सेम स्तर आप अगर देखोगे तो पहाड़ की तलहटी में वही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, भूमध्य रेखा के आसपास जहाँ जो है वहाँ पहाड़ की तलहटी में सेम कंडीशन देखने को मिलती है। और जो ही आप पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कुछ ऊंचाई तक दिखाई देता है। उसके बाद में आपको है जो डेजर्ट ग्रासलैंड, फिर और अधिक ऊंचाई पर देखेंगे तो आपको पर्णपाती वन, फिर शंकुधारी वन, फिर वापस वही मॉस और लाइकेन, और अंत में सबसे ऊपर पहाड़, जो बड़े बड़े पहाड़ है उनकी चोटी के ऊपर आपको फिर वापस है जो बर्फ दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तापमान इस पृथ्वी के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वनस्पति के वितरण को अत्यधिक प्रभावित करता है। फिर है तापीय स्थिरीकरण। इसके अलावा जलीय आवास होता है, उन जलीय आवासों के अंतर्गत भी हमें जिस प्रकार से पृथ्वी के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में हमें ताप के कारण वनस्पति का स्थिरीकरण देखने को मिला, उसी तरह से झीलों में भी जो अत्यधिक गहरी झीलें, बड़ी झीलें होती हैं, उनके अंदर भी हमें तापीय स्थिरीकरण देखने को मिलता है, यानी अलग अलग तापमान के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो इसके अंतर्गत आप देखोगे तो ये एक झील है जिसके अंतर्गत आपको 3 तापीय स्थिरीकरण क्षेत्र देखने को मिल रहे हैं। पहला इसके अंदर है, सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है वो है अधिसरोवर स्तर, यानी ये जो स्तर है ये जलाशय की ऊपरी सतह के रूप में होता है, जिसमें लगातार गर्म जल का परिसंचरण होता रहता है, लेकिन ये गर्म जल तलहटी के शीतल जल से मिश्रित नहीं होता है। और इसके नीचे जो क्षेत्र है ना, जिसको हम अधिसरोवर या एपिलिम्नियन कहते हैं, इसके नीचे वाला क्षेत्र है वो है थर्मोक्लाइन या मध्य सरोवर स्तर। झील में जल की यह परत ऊपरी स्तर यानी एपिलिम्नियन एवं तलहटी या आधारी स्तर के बीच में पाई जाती है, और इसका जो तापक्रम होता है वो मध्यवर्ती होता है, यानी ऊपरी और निचली परत के बीच का एवरेज वाला तापमान होता है। नेक्स्ट जो है वो तीसरा जो स्तर है वो है अधोसरोवर स्तर, जिसे हम हाइपोलिम्नियन कहते हैं। यह झील की सबसे नीचे वाली या आधारी परत होती है जहां शीतल जल होता है। अतः इस स्तर में जल का तापक्रम अत्यधिक निम्न एवं यहाँ का जल अपरिसंचरित होता है, यानी ये जल कम तापक्रम वाला और अपरिसंचरित मतलब है ये हाइपोलिम्नियन जो लेयर है, इस लेयर का अन्य लेयरों के साथ में मिश्रण नहीं होता है, यानी जल का कोई परिसंचरण दूसरी लेयरों के अंतर्गत नहीं होता है। तो शरद ऋतु में प्राय झीलों और जलाशयों में जल की ऊपरी परत, जिसे हम एपिलिम्नियन कहते हैं, का तापमान हाइपोलिम्नियन के लगभग समान हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पूरे जलाशय में ही जल का परिसंचरण होने लगता है। ठीक है, तो समान टेम्परेचर होने के कारण उस कंडीशन में शरद ऋतु में है जो
इन परतों के बीच में जल का परिसंचरण होने लगता है। यह अलग अलग स्तरों में उसमें आपको को बंटा हुआ दिखाई नहीं दे देता है। अतः हम कह सकते हैं कि तापक्रम के प्रभाव से ही जलाशयों के विभिन्न परतों में जल का परिसंचरण होने के साथ ही वायुमंडलीय गैसों एवं हीट का जलाशय के सभी भागों में समान रूप से वितरण होता है। इसके अगले वीडियो के अंतर्गत हम जलवायु कारकों की श्रेणी में अजैविक कारकों के अंतर्गत प्रकाश अर्थात लाइट के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।